तो चलिए इस दुनिया में गहराई से उतरते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि वो माहौल है जिसमें आप मौजूद हैं। चारों तरफ स्टील की एक ट्यूब और आप समुद्र की सतह से सैकड़ों मीटर नीचे। जी हाँ, यही है एक पनडुब्बी में जिंदा रहने की वो हकीकत जहां हर पल दांव पर लगा होता है। ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, ये वहाँ का एक अटल नियम है और यही हमारे आज के विश्लेषण का सार भी है। वो बेहिसाब और लगातार बना रहने वाला दबाव, जहाँ एक मामूली सी चूक भी सब कुछ तबाह कर सकती है। दूसरे विश्व युद्ध की ये कहानी सुनिए। जर्मन UN 1206 पनडुब्बी का कैप्टन एक हाईटेक टॉयलेट का गलत वाल्व खोल देता है और बस कुछ ही पलों में समुद्र का पानी तेजी से अंदर भरने लगता है, बैटरियों तक पहुंच जाता है और जहरीली क्लोरीन गैस बनाना शुरू कर देता है। उन्हें मजबूरन सतह पर आना पड़ा, जहां दुश्मन ने उन्हें देखते ही तबाह कर दिया। एक छोटी सी गलती और नतीजा पूरी तबाही। तो बाहर समुद्र का दबाव तो है ही, पर अब बात करते हैं उस अंदरूनी दबाव की, जो एक बेहद तंग जगह में महीनों तक रहने से पैदा होता है। ये तुलना देखिए, ये वाकई में चौंकाने वाली है। एक जेल के कैदी को भी एक पनडुब्बी के नाविक से 4 गुना ज्यादा जगह मिलती है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पर्सनल स्पेस की कितनी भयानक कमी होती है। ये कोई मिशन नहीं बल्कि महीनों तक चलने वाली एक तरह की कैद है। यहाँ प्राइवेसी या निजता जैसा कोई शब्द ही नहीं होता। हर वक्त कोई न कोई एक दूसरे से टकरा रहा होता है। सोने के लिए जो बंक होते हैं वो इतने तंग हैं कि आप उनमें बैठ भी नहीं सकते, सिर्फ लेट सकते हैं। ये माहौल क्लॉस्ट्रोफोबिया यानी तंग जगहों से लगने वाले डर के लिए एकदम परफेक्ट है। एक ऐसी हालत जो किसी भी नाविक को अयोग्य बना सकती है। और अगर ऐसा लग रहा है कि चलो कम से कम सोने के लिए तो अपनी एक जगह होती होगी, तो आप गलत हैं। वहाँ एक सिस्टम चलता है जिसे कहते हैं हॉट बंकिंग। इसका सीधा सा मतलब है कि एक ही बिस्तर को कई नाविक इस्तेमाल करते हैं। एक की ड्यूटी खत्म होती है, वो सोने जाता है, तो दूसरा उसी गर्म बिस्तर से उठकर अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। मतलब यहाँ तक कि नींद भी आपकी अपनी नहीं है। चलिए अब सबसे बुनियादी सवाल पर आते हैं। एक पूरी तरह से बंद स्टील की ट्यूब में आखिर महीनों तक सांस लेने लायक हवा बनाई कैसे जाती है? जरा इस नंबर को देखिए, 88,000 लीटर्स। 130 लोगों के क्रू को हर एक दिन इतनी ऑक्सीजन चाहिए होती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब देखिए, ऑक्सीजन के सिलेंडर साथ ले जाना बहुत खतरनाक है, क्योंकि ऑक्सीजन में आग बहुत जल्दी लगती है। तो फिर वो इसे बनाते कैसे हैं? इसका जवाब विज्ञान में छिपा है, एक प्रक्रिया में जिसे इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। बहुत आसान है। वो समुद्र का पानी लेते हैं, उसमें से बिजली गुजारते हैं और पानी यानी H2O को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में तोड़ देते हैं। ऑक्सीजन पनडुब्बी के अंदर और हाइड्रोजन को सुरक्षित तरीके से बाहर। इस तरह वो जब तक चाहें अपनी ऑक्सीजन खुद बना सकते हैं। लेकिन ऑक्सीजन बनाना तो सिर्फ आधी जंग है। सांस लेने के बाद जो हवा हम बाहर छोड़ते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वो जहरीली होती है और बंद जगह में इसका जमा होना जानलेवा हो सकता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल 10% से ज्यादा हो जाए तो ये घातक हो सकता है। इसलिए इसे हवा से हटाना बहुत जरूरी है। इसके लिए मॉडर्न पनडुब्बियों में CO2 स्क्रबर्स होते हैं। हवा एक टावर से गुजरती है जहां एमाइन नाम का एक केमिकल कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है और साफ हवा वापस पनडुब्बी में आ जाती है। ठीक है, तो हवा की समस्या तो सुलझ गई। अब बात करते हैं उन चुनौतियों की जो खाने पीने और वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़ी हैं, ताकि ये पनडुब्बी एक आत्मनिर्भर दुनिया की तरह काम कर सके। एक लंबे मिशन के लिए पनडुब्बी पर लगभग 20,000 किलो खाना लादा जाता है और इसे रखने के लिए कोई खास गोदाम नहीं होता। ये हर खाली जगह में ठूंसा जाता है, बिस्तरों के नीचे, गलियारों में। मतलब क्रू मेंबर्स सचमुच अपने खाने के ऊपर चलते फिरते हैं। पहले कुछ हफ्तों तक तो ताज़ा खाना मिलता है, लेकिन उसके बाद सब कुछ डिब्बाबंद और फ्रोज़न होता है। हालांकि खाने की क्वालिटी बहुत अच्छी रखी जाती है, क्योंकि सैकड़ों मीटर नीचे अच्छा खाना ही वो एक चीज़ है जो क्रू का हौसला बनाए रखती है। उन्हें दिन में 4 बार खाना मिलता है, जिसमें आधी रात का एक एक्स्ट्रा मील भी शामिल है, जिसे मिड रैट्स कहते हैं। यहाँ पानी की एक एक बूंद कीमती है। भले ही पनडुब्बी पानी में ही रहती है, लेकिन पीने और नहाने का साफ पानी बहुत मेहनत से बनाया जाता है। तो 15 मिनट के लंबे शावर को तो भूल ही जाइए। एक नाविक को नहाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 60 सेकंड मिलते हैं।
और वेस्ट को बाहर निकालना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज है। कचरे को ताकतवर पंप की मदद से बाहर फेंका जाता है, जो समुद्र के बाहरी दबाव से भी ज्यादा दबाव बनाता है। लेकिन यहाँ वाल्व खुलने और बंद होने का क्रम एकदम सटीक होना चाहिए। अगर UL 206 की तरह जरा सी भी चूक हुई तो समुद्र का पानी अंदर आ सकता है। तो चलिए अब वापस इंसान पर आते हैं, क्योंकि सारी तकनीकी समस्याओं को सुलझाने के बाद जो सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है वो है खुद इंसान का दिमाग। ये एक लाइन सब कुछ बयां कर देती है। गहरे समुद्र के मिशन की सबसे आखिरी और सबसे मुश्किल चुनौती यही है। सोचिए, महीनों तक सूरज की रोशनी नहीं, परिवार से कोई संपर्क नहीं, और हर दिन वही चेहरे, वही दीवारें। ऐसे में डिप्रेशन और एंग्जाइटी का खतरा बहुत ज्यादा होता है। इससे निपटने के लिए एक बहुत सख्त रूटीन फॉलो किया जाता है। दिन के वक्त सफ़ेद लाइट जलती है और रात के वक्त लाल, ताकि शरीर और दिमाग को दिन और रात का एहसास होता रहे। लेकिन इन सब के बावजूद क्रू को इसी हाल में जिंदगी और मौत के फैसले लेने होते हैं। USS टैंग की ये दुखद कहानी सुनिए। 1944 में कैलकुलेशन में हुई एक छोटी सी गलती की वजह से एक टॉर्पीडो लॉन्च होने के बाद घूमकर वापस उसी पनडुब्बी से टकरा गया। ये एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे जबरदस्त दबाव में इंसानी चूक सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी पर भी भारी पड़ सकती है। चाहे वो U-126 की टॉयलेट वाली घटना हो या USS टैंक का खुद का टॉर्पीडो, ये हादसे बताते हैं कि एक पनडुब्बी वाले की जिंदगी सिर्फ दुश्मन से लड़ना नहीं है। ये हर पल अपने दिमाग से, अपनी मशीन से और उस खामोश समंदर से लड़ने जैसा है, जहां गलती की सजा सिर्फ मौत है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर हर नाविक अपने कंधों पर कितना भारी बोझ लेकर चलता है।